प्यारे बच्चों, व्याख्या एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम बहुत सारी चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। व्याख्या यूँ तो आपके लिए 5-6 नंबर की आती है, अक्सर तो 6 नंबर की व्याख्या काव्य में और 5 नंबर की व्याख्या गद्य में आती रही है। इस बार शायद 4 नंबर की व्याख्या है। तो व्याख्या को लेकर के काफ़ी बातचीत हो सकती है। इसके मुख्य 4 बिंदु हैं। संदर्भ, यानी कि हम जो सामग्री व्याख्या के लिए है वो कहाँ से उद्धृत की गई है। प्रसंग में क्या चीज़ उसमें बताया गया है, उसमें किन चीज़ों पर संकेत किया गया है। और तीसरा, विस्तार से उस पर जो चर्चा होती है वही व्याख्या है। यानी कि चाहे कविता है तो कविता की जो पंक्तियां हैं, जो व्याख्यांश है, उस पर क्या चर्चा की गई है वो मतलब व्याख्या है। और गद्य में जो गद्य की पंक्तियां हैं उन पर जो चर्चा की गई है उस पर मतलब वही व्याख्या का अंश है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और अंत में आता है विशेष। विशेष में हम काव्य सौंदर्य पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। काव्य का जो बाह्य रूप है, यानी कि शिल्प सौंदर्य, और आंतरिक जो उसका भाव है, भाव सौंदर्य, यानी कि पहले भाव सौंदर्य पर चर्चा करते हैं और बाद में शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने विशेषज्ञ, जो कि हिंदी के उद्भट विद्वान हैं। बहुत कई पुरस्कारों से नवाजा गया है उनको। मतलब बहुत जगहों पर उनको बुलाया गया। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। विक्रम रसिक गौड़ व्याख्या पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। आइए सर, और आप व्याख्या के लिए, यानी कि व्याख्या पर विस्तृत चर्चा कीजिए, बच्चों को अपनी वाणी से लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद। ठीक है भाई गौड़ साहब जी। ठीक है। आदरणीय श्री यमुना प्रसाद गुप्ता सर और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गुप्ता जी ने तो गागर में सागर भरने का कार्य व्यापार किया है। हालांकि इतनी मेरी बड़ाई कर दी कि जितना मैं हो भी नहीं, लेकिन वास्तव में सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा उन्होंने संक्षिप्त की, बिल्कुल ठोस है। और पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि व्याख्या कैसे की जाए, कैसे करें। पर आज मैं कुछ पंक्तियों को लेकर के व्याख्या करके दिखाऊंगा, उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार व्याख्या आप करेंगे, कैसे की जाती है व्याख्या। तो कुछ पहले पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद मैं उन पंक्तियों की व्याख्या करूंगा। और वास्तव में संदर्भ के बारे में बताया श्री गुप्ता सर ने कि संदर्भ है क्या। संदर्भ या संबंध कि जहाँ से जिसकी व्युत्पत्ति हुई है उससे उसका क्या संबंध है, अर्थात कहाँ से वो चीज़ आई, कहाँ से वो सामग्री आई, उस स्थान का जो नाम, उससे संबंधित नाम का अभिहित करना, ये संदर्भ कहलाता है। जो सर ने आपको बताया प्रसंग, उन पंक्तियों में कहा क्या गया है, उन पंक्तियों में कौन सी झांकी प्रस्तुत है, कौन सा दृष्टांत प्रस्तुत है, इसके बारे में आपको उन्होंने बताया है। और मैं
पुनः पुनः आभार करता हूँ YP गुप्ता सर का कि मुझे कुछ बोलने का, व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया है। मैं उनका पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और उनकी व्याख्या करूँगा, चाहे कोई भी पंक्ति हो मैं लेता हूँ कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परत मानो, घहर घहरी घटा घेरी है गगन में। आन कहो श्याम मोसो चलो झूली बे को आज, फूली न समानी ऐसी भई हो मगन में। चाहते उठे उठी गई सी निगोरी नींदी, सोई गए भाग मेरे जानिवा जगन में। आँख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम, वाही बूंदे छाई मेरे आंसू है दृगन में। वाही बूंदे छाई मेरे आंसू है दृगन में। तो अब इन पंक्तियों की मैं किस प्रकार से व्याख्या करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले तो मैं संदर्भ की बात लूँगा कि संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार श्री देव हैं, जो रीत काल के कवि हैं, जो रीत काल के मुक्त कवि हैं देव, उनकी रचना है। और यह रचना ये रसविलास से उद्धृत है, जो हमारी रसविलास से उद्धृत है। यहाँ तक तो जो है ये, और हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 कक्षा 11वीं के लिए उसमें संकलित है। यहाँ तक तो संदर्भ हो गया। और इन पंक्तियों और प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा ऋतु में सावन का वर्णन है, सावन में झूला का वर्णन है। और उसमें भी प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण स्वप्न में आकर के नायिका से झूलने की बात, झूला झूलने चलने की बात करते हैं कि मेरे साथ आओ और झूला झूलने चलो, इस प्रकार की बात कहते हैं कि कृष्ण। तो इसका वर्णन है और ये तो प्रसंग हो गया। अब इन पंक्तियों का जो अर्थ विस्तार होगा वो होगा व्याख्या, वो व्याख्या होगी। और कैसे कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परत मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, मानो, जब मानो शब्द आ गया है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परत मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। झर झहर झहर करके बूंद पड़ रही है और घहर घहर करके घहर घहर की आवाज़ में जो है, और घटा मतलब बादल, बादल जो है, गगन मतलब होता है आकाश, आकाश में बादल घिरे हुए हैं, आकाश में बादल घिरे हुए हैं इन्हें। और रात में नायिका सोई हुई है, तो इन्हीं बादलों के वर्षण में जब झमाझम वृष्टि हो रही है, ऐसे समय में कृष्ण आकर के कहते हैं, अरे सखी झूलबे को चलो, आज झूलने के चलो। आन कहो श्याम मोसो चलो झूलबे को आज। श्याम आकर के कहने लगे, हे सखी झूलने को, आज झूलने को मन कर रहा है तो आज झूला झूलने चलो, चलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि झूलबे को आज, आन कहो श्याम मोसो चलो झूलबे को आज, फूली न समानी ऐसी भाई हो मगन में। मैं खुशी के मारे जो है मदमस्त हो गई, हाँ, और खुशी में पागल हो गई। और पागल होने के बाद क्या हुआ कि चाहते उठी, हाँ, गई सी निगोरी नींद। मैं उठना चाहती थी, लेकिन ये दुष्ट निर्मम, निगोरी का मतलब निर्मम जो है, नींद चली गई। सोई गए भाग मेरे जानिवा जगन में, उस जागरण में मेरे भाग सो गए, मेरे कर्म फूट गए। मेरे भाग्य में नहीं लिखा था कृष्ण के दर्शन करना, कृष्ण के साथ रास करना, रास रचाना नहीं लिखा था। ये जो है ये ऐसा कर। और
सोई गए भाग मेरे जान व जगन में, आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, सपना हो न सका अपना, स्वप्न जो है अपना नहीं हो सका। और जब आँख खोल करके देखा तो जो है न घन है, घन मतलब होता है बादल, न घन श्याम, न कृष्ण है, न बादल है न घन श्याम है, सब जगह तो सूखा ही सूखा पड़ा। सपने में वृष्टि हो रही थी, सपने में जो है गोपिका वर्षा ऋतु का स्वप्न देख रही है, झूलने का स्वप्न देख रही है, लेकिन जो है नायिका जो है झूल नहीं पाई, कृष्ण के साथ रास नहीं रचा पाई, विलास नहीं कर पाई, और जो है उसके भाग जो है फूट गए, उसके भाग फूट गए। आँख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम, वाही बूंदे छाई मेरे आंसू है दृगन में, मेरी आँखों में वही बूंदे जो है आंसू बन करके छा गई। तो इस प्रकार से ये व्याख्या है, इस प्रकार से जो मैंने अर्थ विस्तार किया यहाँ पर, तो उसकी व्याख्या हो गई। और विशेष में जो है, विशेष में जो अभी गुप्ता सर ने बताया कि भाव पक्ष का या भाव सौंदर्य का वर्णन करेंगे, भाव पक्ष का वर्णन करेंगे। दूसरे में जो है शिल्प पक्ष का, शिल्प सौंदर्य का वर्णन करेंगे। तो भाव पक्ष में आइए हम भाव पक्ष की चर्चा करते हैं। इन पंक्तियों में प्रस्तुत छंद में जो है कवि ने जो है गोपिका को जो है स्वप्न में कृष्ण के स्वप्न में सावन की ऋतु में वर्षा की झड़ी को देखा, और एक छटा देखती है कि कृष्ण आकर के उसको कहते हैं कि आओ झूला झूलने चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है, सुहावना वातावरण हो रहा है, मन को मोह लेने वाला वातावरण हो रहा है, प्रफुल्ल चित्त करने वाला वातावरण हो रहा है। तो आओ झूलने को चलें। और स्वप्न टूटने का, और स्वप्न जो है स्वप्न में स्वप्न के बाद आंखें खुलने के बाद जागने का भाव है। अब इसमें मुख्य भाव जो है कृष्ण गोपिका या नायिका के भाग का फूटना है। सपना अपना न होने का भाव है, सपना अपना न होने का भाव है। प्रसाद जी आंसू में कहते हैं, यहाँ पर इसको हम भाव साम्य के रूप में ले लेंगे विद्यार्थियों, इसको भाव साम्य के रूप में ले लेंगे कि आलिंगन में आते आते मुस्काता सा भाग गया। जो स्वप्न नहीं था स्वप्न देखता भाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काता सा भाग गया। तो वो लालच दे करके चला गया। ऐसा लगता है कि मेरे तो भाग ही फूट गए। और मैंने आँख खोल करके देखा, नायिका के आँख खोल करके देखने का भाव है कि भाई न यहाँ घनश्याम है, न कृष्ण है, न बादल है, सब जगह तो सूखा ही सूखा पड़ा है। जीवन में कष्टदायक जीवन, कष्टों से परिपूर्ण होने का भाव है नायिका का। और यहाँ तक तो भाव पक्ष की बात हो गई, भाव पक्ष। और अब आते हैं हम शिल्प पक्ष, अर्थात काव्य का बाह्य पक्ष। ये तो अंतर पक्ष पर व्याख्यान मैंने दिया, और काव्य का बाह्य पक्ष जो है उस पर व्याख्यान देता हूँ। और कहता हूँ कि पहला जो है इसमें शब्द विन्यास जो है बहुत अच्छा है, शब्दों का रखरखाव है। घहर के शब्द से घर में नाद सौंदर्य है, घर में नाद सौंदर्य है। शब्दों की योजना, शब्द में घनघनाहट है। भवानी भाई कहते हैं कविता के लिए, भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जब तक शब्द में घनघनाहट न आ जाए, शब्द में प्राणवत्ता न आ जाए, तब तक जो है कविता नहीं होती है। जब शब्द बजने न लगें, झंझनाने न लगें, तब जो है तब तक कोई कविता नहीं होती है। जब शब्द में घनघनाहट आने लगे, शब्द बजने लगे, शब्द प्राणवत्त हो जाए, तब जो है कविता
वास्तविक कविता होती है तभी कविता होती, उसी को कविता कहा जाता है। तो कवि कहता है, देव कवि कहते हैं कि भाई वास्तव में देव कवि ने नाद सौंदर्य का प्रयोग बहुत ही सहज भाव से किया है। झहरी झहरी घारी घारी घेरी घेरी में नाद सौंदर्य है, और कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। और जो है उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा जो है प्रत्येक पंक्ति में द्रष्टव्य है, देखने योग्य है अलंकार। और छंद जो है ये जो है ये कौन सा छंद है? ये कवित्व छंद है। कवित्व छंद में 30 से 31 वर्ण होते हैं। इसमें यह वार्णिक छंद माना जाता है, यह वार्णिक छंद है। कवित्व जो है या घनाक्षरी ये वार्णिक छंद वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, और मात्रिक छंद में छंद 2 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, एक तो वार्णिक, दूसरा मात्रिक। वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है। तो ये वार्णिक छंद है। कवि ने वार्णिक छंद का बड़े ही सहज भाव से प्रयोग किया है। सहज भाव से प्रयोग किया है। और जो है अलंकार का प्रयोग तो है ही, और जो है और दूसरा जो है शब्द विन्यास का प्रयोग बताया मैंने। और भाषा शैली ब्रज, इस छंद की जो भाषा है, अभिव्यक्ति की भाषा है, वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का मधुर प्रयोग किया गया है, सजीव प्रयोग किया गया है। सजीव है भाषा की प्रांजलता जो है बहुत ही सहज भाव से देव कवि ने किया है। देव कवि ने किया है। और वर्षा ऋतु का वर्णन बड़े ही मनोभाव से किया गया है। और इस प्रकार से छंद। रस कौन सा है? रस जो है इसमें रस है श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। श्रृंगार रस का वियोग पक्ष जो है किया, ये छूट गया था, ये पहले आना चाहिए था। श्रृंगार रस का वियोग पक्ष जो है इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने जो व्याख्या करके दिखाई आपको अच्छा लगा होगा, और मैं पुनः जो है आपको धन्यवाद देता हूँ, गुप्ता सर का आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे आपने बुलाया, और इस शिक्षण कार्यक्रम में और पहली कड़ी में मैंने आपको बताया था कि व्याख्या क्या होती है, प्रसंग क्या, संदर्भ क्या होता है, विशेष क्या होता है। इसके बाद अब तो ये सब जो है जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये विशेष में बताया। विशेष में शब्दों का प्रयोग, कोमल कांत पदावली का प्रयोग, और रस का प्रयोग, और जो है और जो है छंद का प्रयोग, रस का प्रयोग। उसके बाद एक शब्द और एक चीज़ और एक पॉइंट, एक जो है तत्व और छूट गया, गुण। गुण क्या है? प्रसाद और माधुर्य, दोनों गुणों का समन्वय है। ये स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी यह मैं बात कर रहा हूँ। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी ये मैं बात कर रहा हूँ, उसके स्तर पर भी बात कर रहा हूँ मैं। गुण जो है प्रसाद और माधुर्य, दोनों गुणों का समन्वय है। और रीति कौन सी है? रीति जो है ये पांचाली रीति है। और वृत्ति कौन सी है? वृत्ति इसमें जो है उपनागरिका वृत्ति है और कोमला वृत्ति, दोनों वृत्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से भाषा शैली का बड़ा ही सहज रूप है। ब्रज भाषा का सहज रूप देव ने बड़े ही मनोरम ढंग से और सजीव ढंग से किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस व्याख्या को आप देखेंगे, सुनेंगे, और जो है इससे लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।